ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रूपाली अपनी चर्चा की शुरुआत उन सवालों से करते हैं जिनका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। इस समय वैक्सीनेशन की दूसरी डोज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। फिलहाल कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो इस समय हमारी सरकार ने किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय पहले तक जो कोविशील्ड है उसकी दोनों डोजेस के बीच में भी जो अंतर था वो 4 हफ्ते था और उसके बाद उसको बढ़ा के 6 से 8 हफ्ते किया गया और उसके बाद अब उसको और आगे तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका कारण ये है कि कुछ कंट्रीज में इस तरह से देखा गया था कि जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन थोड़ा देर से ली किसी भी कारण की वजह से, उनमें जो इम्यून रिस्पांस था वो बेहतर देखा गया था। कुछ कंट्रीज में, यूएस में तो ऑलरेडी 8 to 12 वीक्स का अंतराल कर दिया गया है। हमारी कंट्री में पहले उसको 6 से 8 हफ्ते किया गया, बट अब बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसको बढ़ा के वो 12 से 16 हफ्ते तक का कर दिया गया है। तो आई थिंक इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसका पालन करने की बहुत आवश्यकता है और उस पर भरोसा करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो निर्देश जो दिए जा रहे हैं इसका एक साइंटिफिक बेसिस है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन की वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो ये गलत धारणा हम ना रखें और हम विश्वास रखें सरकार जो भी कर रही है हमारे हित के लिए कर रही है। डॉक्टर रूपाली, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जिस तरीके से इसकी जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड हैं। जब से वैक्सीन की बात है बहुत सारी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं जिसमें लोग तरह तरह के जवाब देते हैं। तो इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट से ये पूछना कि क्यों इसकी आवश्यकता क्या थी, जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबली भी ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। जी बिल्कुल। तो ये केवल एक हमारी कंट्री में नहीं है, सभी देशों में ये चीज की जा रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसको किसी भी और गलत उससे आप ना जोड़ें और जो भी दिशा निर्देश सरकार दे रही है उसका अच्छे से पालन करें। और डॉक्टर रूपाली, क्या कोवैक्सीन की डोज में भी बदलाव किए गए हैं? नहीं सिद्धार्थ जी, अभी आज की तारीख में जो भी रिसर्च है जो भी है उसके हिसाब से कोवैक्सीन की जो 2 डोजेज है उनको 4 हफ्ते के अंतराल पे ही दिया जाना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कोविड एक नई चीज है, जबकि हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है इस लड़ाई को लड़ते हुए, बट फिर भी ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। बहुत सी चीजें हैं जो हम समय के साथ ही सीख पाएंगे और हो सकता है उसमें कुछ बदलाव समय के साथ होते रहें। बट जिस समय जो भी आपको एविडेंस अवेलेबल है, आप उसके अनुसार आप जो भी आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उससे हमें भरोसा रखने की बहुत बहुत जरूरत है। डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है और उसके बाद उन्हें कोविड हो गया है, तो वो अपनी अगली डोज कितने दिन बाद लगवा सकते हैं? और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, वो अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं तो कितने दिनों के बाद वैक्सीन की वो डोज ले सकते हैं पहली? अगर आपको माइल्ड डिजीज हुई है तो आप सिम्टम्स ठीक होने के 2 हफ्ते बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन्फेक्शन होने के बाद 4 से 8 हफ्ते के गैप के बाद आप ये वैक्सीन लें। लगभग 1 से 2 महीने के अंतराल के बाद आप ये लें, क्योंकि कुछ इम्यूनिटी आपको नेचुरल इन्फेक्शन से भी मिलती है। उसके बाद हम थोड़ा गैप दे के आपको दोबारा से वैक्सीनेट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और एक और चीज, जिन पेशेंट्स में सिवियर डिजीज होने के कारण उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या कोई प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उन व्यक्ति में हम कहते हैं कि आप 3 महीने तक का गैप दें, उसके बाद ही वैक्सीन लें। क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज हैं उसकी वजह से आपकी जो वैक्सीन की इम्यूनोजेनिक रिस्पांस जो होता है उसकी क्षमता थोड़ी कम होने की उम्मीद होती है। तो हम चाहते हैं कि जब वो एंटीबॉडीज या वो प्लाज्मा का इफेक्ट कम हो जाए, वो बॉडी से निकल जाए, उसके बाद ही आप वैक्सीन लें। तो मैं एक बार दोहरा देती हूँ, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप 2 हफ्ते के बाद रिकवरी के आप वैक्सीन ले सकते हैं। ज्यादातर केसेस में हम बोलते हैं 4 से 8 हफ्ते के बाद। तो 4 से 8 हफ्ते यानी कि लगभग 1 से 2 महीने के बाद। बट अगर आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा जैसी कोई भी दवाई ली है ट्रीटमेंट के लिए, तो आप 3 महीने के बाद ही कोविड की वैक्सीन को लें। डॉक्टर रूपाली, इसमें जो टाइम कैलकुलेशन हम करेंगे वो कोविड से रिकवरी के बाद का होगा? देखिए, इसमें भी थोड़ा सा वेरिएबिलिटी है। कुछ लोग बोलते हैं जब से सिम्टम शुरू हुए हैं आप तब से काउंट कर सकते हैं, बट मैं कहूंगी अगर आप रिकवरी के बाद का काउंट करें तो दैट विल बी फेयर इनफ। तो आप अब जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद भी आप 4 से 8 हफ्ते तक का गैप ले सकते हैं। और डॉक्टर रूपाली, भारत बायोटेक की 2 साल से 18 साल के बच्चों पर जो कोविड टीके कोवैक्सीन के
सेकेंड और थर्ड फेज के जो क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूएस में भी अब 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की इजाजत दी गई है। तो बच्चों में जो ट्रायल्स हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं परिणाम? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी एक लैंडमार्क है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी ट्रायल्स हुए थे सब 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग में हुए थे, तो हम लोग बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं दे रहे थे। बट एक ये बहुत अब इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसका भी हम फेज 2 और फेज 3 ट्रायल करने जा रहे हैं 2 से 18 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि जैसा कि कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है अगली वेव में बच्चे ज्यादा हो सकता है अफेक्ट हों कोरोना वायरस से, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनको भी प्रोटेक्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी एक पहल की गई है। और जैसा कि आपने भी कहा, यूएस में ऑलरेडी फाइजर को 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी अप्रूवल मिल गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है धीरे धीरे करके बाकी जगह पे भी ये अप्रूवल मिलेगा और हम अपने बच्चों को भी इस बीमारी के प्रकोप से बचा पाएंगे। देखिए, वैक्सीन लगाने से एक चीज जो निश्चित तौर पे देखी गई है वो है कि आपको सिवियर डिजीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है आप वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी इन्फेक्ट हो जाएं, पर उसके बाद जो इन्फेक्शन होगा उसकी सिवियरिटी निश्चित तौर पे थोड़ी कम होगी। और डॉक्टर रूपाली, बात करते हैं पोस्ट कोविड रिकवरी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कमजोरी लगना, नींद आना जैसी शिकायतें आ रही हैं। पोस्ट कोविड के बाद हमें क्या कुछ सावधानी रखनी है और किस तरह की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो कैसी होनी चाहिए? क्या अगर हम कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो अगर हमें डेली वॉक करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो हमें किस तरह से अपनी चीजों को करना है? आपको कोई स्पेशल डाइट या स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। जो भी रूटीन एक्सरसाइजेस आप करते हैं या जो कर सकते हैं आप वो करें। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और ज्यादा हेल्पफुल है, अनुलोम विलोम है, जो आपका प्राणायाम है, योगा है, वॉक है, आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डॉक्टर की तरफ से ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी कोविड रिकवरी बेटर होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे अगर आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करेंगे वो थोड़ा ज्यादा मददगार होगा आपके लंग्स के लिए और आपकी रेस्पिरेशन ऑक्सीजनेशन के लिए। इसके अलावा खाने पीने में जो आप रूटीन हम जैसा रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, तला भुना कम लें, आप रेगुलर स्मॉल मील्स लें, रात की आप एक समय पे ज्यादा खाना लें, पानी खूब पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करें, नींद का बहुत जरूरी एक रोल है, तो रात को समय से सोएं, सुबह समय से उठें। तो ये सभी जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो हम रूटीन में रिकमेंड करते हैं वही हम पोस्ट कोविड के पेशेंट को भी रिकमेंड करते हैं। जी। और डॉक्टर रूपाली, कोविड के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर चेस्ट कंजेशन है, हल्की या सूखी खांसी बनी रहती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कोविड से तो वो रिकवर हो चुके हैं, उनका करीब करीब ट्रीटमेंट भी बंद हो जाता है। हाँ जी, देखिए ये बड़ा ही कॉमनली देखा जाता है कि पोस्ट वायरल ये जो कफ है, जो सूखी खांसी है या जो थोड़ा खराश जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत बार ये थोड़ा लंबे समय तक के लिए रह जाता है। तो इसके लिए हमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आप गार्गल्स करते हैं वो करना है, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, लिक्विड चीजें लेते रहना है। इसके अलावा जो एक चीज आप कर सकते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयां आती हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करके आप वो ले सकते हैं, उससे थोड़ा आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा। बहुत से लोगों को आजकल इनहेलर्स भी दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड कंटेनिंग इनहेलर्स भी दिए जा रहे हैं, तो उसकी सलाह आप अपने डॉक्टर से लें। बाकी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों तक कोविड-19 के बारे में जागरूकता, इससे बचाव, सावधानी और जानकारी पहुंचाने में आप आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल से ज्यादा के समय में आपने लगातार लोगों तक सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोविड के अगेंस्ट की जो लड़ाई है ये केवल एक सरकार की या इंडिविजुअल व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये कम्युनिटी वॉर है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है इस पूरे कोविड एरा में, इसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने, और सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाने के लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। जी डॉक्टर रूपाली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रूपाली, आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।